आज के शो में हम जानेंगे अमेरिका लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर अपने रासायनिक हथियार क्यों नष्ट कर रहा है। टाइटन पनडुब्बी भेजने वाली कंपनी ओशन गेट अब क्या करने वाली है। मलेरिया की पहली वैक्सीन अफ्रीका पहुंची, क्या फायदा होगा। और नीदरलैंड्स लूट का सामान किसे वापस लौटा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले रासायनिक हथियारों की कहानी आपको सुनाते हैं। 16 मार्च 1988 की तारीख को इतिहास के सबसे विनाशकारी दिनों में गिना जाता है। हालांकि इसी घटना ने दुनिया को आगे के लिए सचेत भी किया था। उस रोज क्या हुआ था? उस रोज इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन की सेना ने हलाबजा शहर पर जहरीली गैसों से हमला किया था। हलाबजा इराक और ईरान की सीमा पर बसा हुआ है। मार्च 1988 में इस शहर में लगभग 80,000 लोग रहते थे, उनमें से अधिकतर थे कुर्द। सितंबर 1980 में शुरू हुए इराक ईरान युद्ध के दौरान कुर्द विद्रोहियों ने सद्दाम के खिलाफ हथियार उठा लिया था। सद्दाम का एक आरोप यह भी था कि कुर्द लोग ईरानी सैनिकों को पनाह दे रहे हैं, इससे इराक को नुकसान हो रहा है। और इसी को आधार बनाकर फरवरी 1988 में अल अनफाल कैंपेन शुरू हुआ। इसके तहत कुर्द विद्रोहियों को सिरे से खत्म करने का प्लान बनाया गया था। इसकी कमान सद्दाम ने अपने छोटे भाई अली हसन अल माजिद को सौंपी थी। वो केमिकल हथियारों से कत्लो गारत मचाने के लिए कुख्यात था। इसी वजह से उसे केमिकल अली भी कहा जाता था। हलाबजा पर कब्जे की जिम्मेदारी उसी के हाथों में थी। हलाबजा में पहले कुछ दिनों तक नॉर्मल बम गिराए गए, फिर 16 मार्च को सब कुछ बदल गया। उस रोज 11 बजे जो बम गिरा उसमें कोई धमाका नहीं हुआ था, किसी घर या गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, सिर्फ धुएं का अंबार खड़ा हुआ था। पहले सफेद, फिर काला और अंत में वो पीले रंग में बदल गया। ये सिलसिला अगले 2 दिनों तक जारी रहा। इस दौरान पूरा शहर धुएं से ढक गया था और ये कोई आम धुआं नहीं था, ये जहरीली मस्टर्ड गैस थी। कुछ बमों में सरीन, तबून और VX जैसे जानलेवा नर्व एजेंट्स भी भरे हुए थे, जिसकी चपेट में जो आया वो या तो मारा गया या हमेशा के लिए अपंग हो गया। यह हादसा कितना भयानक था, ये समझने के लिए आपको 2 आपबीती मैं सुनाती हूँ। पहली आपबीती एक ईरानी फोटोग्राफर की है। कावे गोलिस्तान हादसे पर पहुंचने वाले पहले लोगों में से थे। इराक ने हलाबजा का दोष ईरान पर मढ़ दिया था। उसने पत्रकारों की एंट्री भी रोक रखी थी, लेकिन ईरान ने उसका जमकर प्रचार कराया। गोलिस्तान उसी सिलसिले में हलाबजा पहुंचे थे। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकार गाय डेन मोरे को बताया था, जिंदगी थम चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई फिल्म एक फ्रेम पर जाकर अटक गई हो। इस तरह के हादसे के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक कमरे में घुसा, वहाँ एक महिला बुत बनकर खड़ी थी। उसके हाथ में चाकू था। कुछ समय पहले वो गाजर काट रही थी, अब वो बस एक लाश भर थी। बाद में जो कुछ हुआ वो कहीं ज़्यादा विभत्स था। कुछ गाँव वाले 15 या 16 मासूम बच्चों को लेकर हमारे पास आए। उन्होंने हमसे बच्चों को अस्पताल ले जाने की गुहार लगाई। हमने बच्चों को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। मेरी गोद में एक बच्ची थी। जैसे ही हमारा हेलीकॉप्टर उड़ा, बच्ची के मुंह से झाग निकला और उसने वहीं पर मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। दूसरी आपबीती एक सर्वाइवर ने रेडियो फ्री यूरोप को सुनाई थी। उस घटना को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सबसे पहले पंछी घोंसलों से गिरे, फिर जानवर और फिर इंसान। जो कोई भी चलने के काबिल थे वे भाग कर निकले। जिनके पास कार थी वे कार से शहर छोड़कर भाग गए। जिनके पास कोई साधन नहीं था और जो सारे बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे, वे शहर में ही रुक गए और अपनी मौत का इंतजार करने लगे। ये घटना उस दौर में घटी थी जब केमिकल वेपन्स यानी रासायनिक हथियारों पर पाबंदी लगाने की मांग जोर शोर से उठ रही थी। कोल्ड वॉर के बीच अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने भारी संख्या में ऐसे हथियारों का जखीरा जुटा लिया था। किसी वजह से इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। 1980 के दशक में दोनों पक्ष कोल्ड वॉर खत्म करने की मंशा से काम कर रहे थे और इसी क्रम में रासायनिक हथियारों को खत्म करने पर भी चर्चा चली। हालांकि न्यूक्लियर हथियारों के बीच इसका जिक्र गुमसा हो गया था। फिर हलाबजा पर हमला हुआ और तब जाकर फाइल आगे बढ़ी। 1989 में सोवियत संघ और अमेरिका ने रासायनिक हथियारों का पूरा स्टॉक नष्ट करने पर सहमति जता दी। फिर अप्रैल 1997 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी कि CWC लागू किया गया। इसके तहत पूरी दुनिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल और उत्पादन पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई। जिनके पास पहले से हथियार थे उन्हें नष्ट करने का फैसला लिया गया।
कन्वेंशन का काम देखने के लिए एक संस्था बनाई गई और उसका नाम रखा गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी कि OPCW। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स के हेग में है। OPCW की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक 193 देश इसके सदस्य हैं। इजराइल ने कन्वेंशन पर साइन तो कर दिया लेकिन कभी उसके नियमों को अपने यहाँ लागू नहीं किया। इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान ने ना तो साइन किया ना ही इसे लागू किया, यानी उनके यहाँ मौजूद केमिकल हथियारों, अगर ऐसा कुछ है तो उसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। OPCW के मुताबिक मई 2023 तक दुनिया भर में घोषित 99% रासायनिक हथियारों को नष्ट किया जा चुका है। भारत ने जानकारी दी थी कि उसके पास लगभग 1000 टन मस्टर्ड गैस है। इन्हें 2009 तक ठिकाने लगाया जा चुका था। अब आप सोच रहे होंगे आज हम आपको ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि जो 1% हथियार बचे हैं उन्हें खत्म करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये हथियार अमेरिका के केंटकी के डिपो में नष्ट किए जा रहे हैं। जैसे ये डिपो में मौजूद आखिरी बम नष्ट होगा, ये दुनिया घोषित तौर पर रासायनिक हथियारों से मुक्त हो जाएगी। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अमेरिका को इतनी देर क्यों लगी। अमेरिका को 2012 की डेडलाइन मिली थी लेकिन वो तय समय पर काम पूरा नहीं कर पाया। उसके पास बड़ी मात्रा में रासायनिक हथियार थे। कई दशकों तक इनका प्रोडक्शन उसने किया था। उन्हें अलग अलग जगहों पर जमा करके रखा गया था। इनमें क्लस्टर बम से लेकर जहरीली गैसों से भरे लैंडमाइंस तक थे। इन्हें बनाना और इस्तेमाल करना आसान था लेकिन सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाना बेहद मुश्किल साबित हुआ और इसका अंदाज़ा इस काम में लगे खर्च से लगाया जा सकता है। अमेरिका का शुरुआती अनुमान ये था कि लगभग 11,000 करोड़ में मामला सुलझ जाएगा, लेकिन समय बीतते बीतते रकम बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यह रकम शुरुआती अनुमान से लगभग 29 गुना अधिक है। अब एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि अमेरिका ने इतना रासायनिक हथियार क्यों रखा था। इसके जवाब का एक सिरा जुड़ता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। अप्रैल 1915 में बेल्जियम के आइपर में जर्मन सेना ने क्लोरीन गैस से फ्रेंच आर्मी पर हमला किया था। हमले के कुछ ही मिनटों के अंदर गैस ने फ्रेंच आर्मी को अपनी चपेट में ले लिया था। 6000 से अधिक फ्रेंच सैनिक मारे गए, हजारों घायल हुए। एक जर्मन सैनिक विल साइबर्ट ने अपनी डायरी में लिखा, जब हम फ्रेंच लाइन की तरफ बढ़े सारे ट्रेंच खाली पड़े थे। थोड़ा आगे जाकर हमने देखा फ्रेंच सैनिकों की लाशें सूखे पत्तों की तरह हर तरफ बिखरी हुई थी। इसने हमें आश्चर्यचकित कर दिया था। पहले विश्व युद्ध के दौरान 1 लाख से अधिक सैनिक जहरीली गैस का शिकार हुए थे। गैस की चपेट में आने के बाद पहले उनका दम घुटता, फिर वे तड़प तड़प कर दम तोड़ देते। जो बच जाते थे उनके लिए आगे की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती थी। इसे अमानवीय करार दिया गया। विश्व युद्ध के बाद ताकतवर देशों ने इस पर रोक लगाने का फैसला किया। फिर 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल लगाया गया। इसके तहत युद्ध के मैदान में जहरीली गैसों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई और इसके बावजूद कई देशों ने प्रोटोकॉल को धता बता दिया। मसलन 1930 के दशक में इटली ने, इथियोपिया और जापान ने चीन पर हमले के दौरान जहरीली गैस का इस्तेमाल किया था। अब आता है 1939 का साल। 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। उससे पहले ही जर्मन वैज्ञानिकों ने नर्व एजेंट बना लिया था। नर्व एजेंट्स को सबसे खतरनाक रासायनिक हथियार माना जाता है। इनकी एक ड्रॉप या झलक भर किसी इंसान को खत्म करने के लिए काफ़ी मानी जाती है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति तक जर्मनी ने हजारों टन नर्व एजेंट जमा कर लिया था, मगर हिटलर ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। इसको लेकर कई इतिहासकार बेहद आश्चर्य जताते हैं। कुछ मानते हैं कि हिटलर रासायनिक हथियारों की भयावहता देख चुका था, इसलिए वो वैसी किसी तबाही से बचना चाहता था। हालांकि वही हिटलर गैस चेंबर्स में होलोकॉस्ट को अंजाम दे रहा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो जवाबी हमले से डर रहा था। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने कह रखा था कि अगर जर्मनी ने गैस से हमला किया तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। खैर, दूसरा विश्व युद्ध रासायनिक हथियारों से बचा रहा। उसके बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया। दोनों देशों को एक दूसरे पर शक था, इसलिए वे गुपचुप तरीके से रासायनिक हथियार बनाते और जमा करते रहे। अमेरिका ने इसकी जानकारी सबसे छिपा कर रखी। फिर मार्च 1968 में एक सैन्य अड्डे के पास 5000 से अधिक भेड़ें अचानक से मर गईं। जांच हुई तो पता चला कि वे जहरीली गैस का शिकार हुई हैं। दबाव बढ़ने के बाद यूएस आर्मी ने रासायनिक हथियार बनाने की बात स्वीकार ली। इसके बाद उन्हें नष्ट करने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले प्लान था कि सभी रासायनिक हथियारों को जहाज में भरकर समंदर में डुबो दिया जाए। इसका भारी विरोध हुआ। प्लान बी के तहत इन हथियारों को जलाकर नष्ट करने की योजना बनाई गई। इसका भी विरोध हुआ। कुछ समय बाद ही इसे रोकना पड़ा। तब डिफेंस मिनिस्ट्री ने नई तकनीक तैयार की, रोबोट्स का इजाद किया गया। फिर उनके सहारे जहरीली गैसों को निपटाया गया। ये काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। भले ही ताकतवर देश रासायनिक हथियारों को खत्म करने का दावा कर रहे हों, लेकिन
उनकी वजह से ये हथियार आतंकी संगठनों और तानाशाह सरकारों तक पहुंच चुके हैं। मसलन सीरिया की असद सरकार पर जहरीली गैस से हमले के आरोप लगते रहे हैं। 2017 में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के भाई किम जोंग नाम की मलेशिया के एक एयरपोर्ट पर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में नर्व एजेंट का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा रूस पर यूरोप में बागियों की हत्या के आरोप लगते हैं। इन मामलों में भी नर्व एजेंट के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। यानी बैन के बावजूद ये हथियार इस्तेमाल में है और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। सभ्यता की शुरुआत से ही इंसानों ने अपने विनाश का साधन तैयार करना शुरू कर दिया था और वो इस प्रथा को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी टाइटन पनडुब्बी से जुड़ी हुई है। टाइटन पनडुब्बी को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म पर रोक लगाने का फैसला किया है। कंपनी ने कमर्शियल और साइंटिफिक रिसर्च सहित हर तरह की यात्रा रोक दी है। कंपनी टाइटैनिक के मलबे तक ले जाने वाली पनडुब्बियां ऑपरेट करती थी। 22 जून 2023 को उनकी एक पनडुब्बी टाइटन हादसे का शिकार हो गई। इसमें सवार 5 लोग मारे गए। इनमें कंपनी के CEO स्टॉकटन रश भी थे। हादसे के बाद से ओशन गेट के ऑपरेशंस को लेकर सवाल उठ रहे थे। ये भी सामने आया था कि कंपनी ने सेफ्टी के नियमों को धता बताया था। उसने टाइटन के लिए कोई सर्टिफिकेट भी नहीं लिया था। कंपनी ने हादसे में अपनी जिम्मेदारी भी नहीं स्वीकारी और ना माफी मांगी। इसके बरक्स उनकी वेबसाइट पर अगले टूर का विज्ञापन चलता रहा। बकौल विज्ञापन कंपनी ने 2024 में टाइटन जैसी 2 यात्राओं का प्लान बना रखा था। एक ट्रिप में एक टिकट की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए रखी गई थी। जब इसकी आलोचना हुई तब उसने सफाई पेश की, कहा कि कंपनी ने हर तरह के टूर पर रोक लगा दी है। टाइटन हादसे के बारे में हमने दुनियादारी में विस्तार से बात की है। एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ। दूसरी सुर्खी अफ्रीकी महाद्वीप से है। मलेरिया का पहला टीका चरणबद्ध तरीके से लगाए जाने की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में इसका इस्तेमाल अफ्रीका के 12 देशों में किया जाएगा। ये देश हैं बेनिन, बुर्किना फासो, बुरुंडी, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाइबेरिया, नाइजर, सियरा लियोन और युगांडा। वैक्सीन की डोज इस साल के अंत तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। इस वैक्सीन को ट्रायल के तौर पर घाना, केन्या और मलावी में 17 लाख बच्चों को लगाया जा चुका है। इन देशों में टीकाकरण के बाद मलेरिया के मामलों और उसके कारण होने वाली मौतों में कमी आई, जिसके बाद इसे बड़े स्तर पर लगाने की तैयारी हो रही है। अफ्रीकी महाद्वीप में हर साल लगभग 50 लाख बच्चे मलेरिया की वजह से मारे जाते हैं। टीकाकरण कार्यक्रम पूरा होने के बाद लाखों जानें बचने की संभावना है। मलेरिया की इस वैक्सीन का उत्पादन ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2026 तक हर साल 6 करोड़ डोजेस की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए भारतीय कंपनी भारत बायोटेक की भी मदद ली जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अफ्रीका में मलेरिया इतना भयावह कैसे बना? मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। इसका असली कारण प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, जो कि एक पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम 4 प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फैल्सीपैरम, ओवल और मलेरी। जब फीमेल एनाफिलिस मच्छर बीमार या मलेरिया ग्रसित व्यक्ति को काटती है तो ये प्लाज्मोडियम मच्छर में आ जाते हैं। अब जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये परजीवी उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे भी मलेरिया बुखार हो जाता है। मलेरिया का मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में पाया जाता है, जैसे तालाब, टंकी का पानी आदि। ये मच्छर ज़्यादातर रात में काटते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 12 दिनों का होता है, यानी मच्छर काटने के 10 से 12 दिनों के बाद लक्षण दिखने लगते हैं। अफ्रीका में मलेरिया के भयानक होने की 2 बड़ी वजहें हैं। पहली, अफ्रीकी देशों में पाया जाने वाला मलेरिया पैरासाइट सबसे खतरनाक है। इसने समय के साथ क्लोरोक्विन जैसी दवाई के खिलाफ प्रतिरोध पैदा कर लिया है। इसके क्या मायने? आसान भाषा में कहें तो उस मलेरिया के परजीवी को अब आम दवाई से ठीक करना आसान नहीं होता है। दूसरी वजह गरीबी से जुड़ी है। अफ्रीका के अधिकांश देश गरीबी से जूझ रहे हैं। कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता है तो कोई जंग से प्रभावित है। ऐसे में वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है। ऐसे में जब किसी को मलेरिया होता है तो ज़रूरी चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंच पाती। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी नीदरलैंड से है। नीदरलैंड्स ने कहा है कि वो इंडोनेशिया और श्रीलंका को खजाने लौटा देगा जो उसने औपनिवेशिक दौर में इन देशों से लूटे थे। इन खजानों में सैकड़ों कलाकृतियां और रत्नों से जुड़ी हुई एक कांसे की तोप भी शामिल है। नीदरलैंड्स की सरकार ने कहा हम केवल ये वस्तुएं नहीं लौटा रहे हैं बल्कि एक ऐसा दौर शुरू कर रहे हैं जिसमें हम इंडोनेशिया और श्रीलंका के साथ रिश्ते मजबूत कर सकेंगे। 18वीं सदी में रत्नों से जुड़ी तोप श्रीलंका के एक रईस ने कैंडी के राजा को भेंट की थी। जब
1765 में डचों ने कैंडी पर हमला किया था, तब वे तोप छीन कर ले गए थे। इस तोप को फिलहाल एम्स्टर्डम के एक म्यूजियम में रखा गया है। अभी कुछ दिनों पहले ही नीदरलैंड्स के राजा ने गुलामी प्रथा को बढ़ावा देने में उनकी देश की भूमिका के लिए माफी मांगी थी। 17वीं शताब्दी के बाद डच एक बड़ी औपनिवेशिक शक्ति बन गया था। उसने दुनिया के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। डच व्यापारियों ने 6 लाख से भी ज्यादा लोगों की तस्करी की थी। नीदरलैंड्स के राजा किंग विलियम अलेक्जेंडर ने इस प्रथा को डरावना बताया और ये स्वीकारा कि शाही परिवार ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।